नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी क्लास की तैयारी कर रहे होंगे। कक्षा 10 का वायरल पेपर मैं लेकर आ चुका हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आप लोगों के पास साथ। और सबसे अच्छी बात है, मैं वह पूरा सॉल्यूशन करा के जाऊँगा आप लोगों को। ठीक है, मैं पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को बता के करा के सब कुछ जाऊँगा। वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट तक देखने में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, तो ये सारी चीज़ें बार बार बताने से कोई आवश्यकता नहीं। पढ़ते हैं और वैकल्पिक क्वेश्चनों को करते हैं। देखो कहा गया है, निम्नलिखित के प्रकथनों में से कौन सा सही है, ये कहा गया है। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा सही है, तो मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें जो है आप लोग देखो, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। हाँ, क्योंकि वो निकट की नहीं देख सकता है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की नहीं देख सकता, ये भी सही है। निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, क्योंकि वो निकट दृष्टि दोष से और निकट की वस्तुओं को देख नहीं सकता है। दीर्घ दूर देखो यहाँ पर नीचे क्या है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। मतलब दूर की वस्तुएं तो उसको दिखाई देंगी लेकिन पास की नहीं दिखाई देंगी, ये भी सही। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का गलत है। ठीक है, एक साथ कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो यहाँ पर आप लोगों का सी सही है, बाकी सभी यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रतिरोधकता पदार्थ के परिवर्तित होने पर तब तो हो जाएगा। ताप परिवर्तित होने पर भी प्रतिरोधकता में परिवर्तन होगा, लेकिन प्रतिरोधक की आकृति परिवर्तन चाहे जितना हो, उसकी प्रतिरोधकता पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सी सही है। पदार्थ तथा ताप दोनों के परिवर्तन होने पर वही तो बात हो गई, और भी। ठीक है, अब एक चित्र आप लोगों को दिया गया है। कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार ए से बी के में प्रवेश करती है। ए से बी में प्रवेश करती है, माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। देखो ए से बी में प्रवेश कर रही, तो ए के सापेक्ष अगर यहाँ पर देखा जाएगा तो ए के सापेक्ष आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, ए के सापेक्ष हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जाकर इधर भी गिर सकती है, इधर भी जा सकती है, आगे इधर भी गिर सकती है, कहीं भी गिर सकती है। ठीक है, तो बी का अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा, इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश जो है धुएं तथा कोहरे के द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। सही है। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, अगर सर्वाधिक होगा तो न्यूनतम नहीं होगा, तो यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। ठीक है, धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित होता है, हाँ ये भी सही है। वायु में तीव्रतम गति से चलता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर गलत, यानी कि यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है। ठीक है, किसी अवतल पर आपतित किरण की किरणें प्रकाश के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हैं, अपसरित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखा जाए कि इसके समान आकार का प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो दर्पण से भी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको रखना होगा, तभी इसका सही मतलब कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट 100 वोल्ट मतलब 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसके 110 वाट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। देखो 220 वोल्ट पर 100 वोल्ट मतलब 220 वोल्ट पर 100 वाट है ना, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वाट मतलब 25 वाट। ठीक है, आप कहेंगे कि आप ऐसे बता दी, देखो मैंने सॉल्यूशन करके रखा है इसलिए आप लोगों को बता दिया। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मुझे नोट पैड वगैरह लगाना पड़ेगा, तो इसमें अभी मैं आप लोगों के सामने उस चीज़ को नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं आप लोगों को पीडीएफ में इसका आंसर विद सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल परिपथ को खोलकर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो ये रेखाएं कैसी होती हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है कि संकेंद्री वृत्त नहीं होगा, दीर्घ वृत्ताकार नहीं होगा, एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं हो जाएगा, ये सही है। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है उपखंड सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी मतलब कि ऊष्माशोषी प्रक्रम है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये भी मतलब ये नहीं है। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ये भी नहीं है क्योंकि उसमें ऊष्मा का शोषण नहीं हो रहा है, लेकिन ऊष्मा का शोषण जलवाष्प के संगठन में हो रहा है।
तो 8 नंबर का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर मतलब कि नहीं, एक मिनट, नहीं ये भी गलत है। जल का वाष्पीकरण होगा तो ऊष्माशोषी प्रकरण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पर मतलब कि अब यहाँ पर डी सेकंड और फोर्थ यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन, सेकंड और फोर्थ मतलब कि शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण दोनों सही है, इसलिए सेकंड और फोर्थ यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएंगे। कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से कीजिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर सिंपली समझते हैं, मैं समझाने का प्रयास भी करता हूँ। संतरा में कौन सा एसिड होता है? संतरा में आपका पता है सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। और आप लोगों का आता है यहाँ पर इमली में कौन सा एसिटिक होता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। और सिरका में कौन सा होता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसमें सही लग रहा है? ए का थर्ड, फोर्थ, हाँ ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को करते हैं कि करके। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिकथन सोडियम हाइड्राकार्बोनेट एंटी एसिड का एक संगठन है, तर्क क्या है? तर्क है कि क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, तो ये तर्क हुआ। अब इसके आधार पर कौन सा सही है? देखो उपरोक्त के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए, तो मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। अभिकथन सही मतलब अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। देखो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि तर्क भी सही है। अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है तथा तर्क अभिकथन का सही स्पष्टीकरण करता है। देखो अभिकथन क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटी एसिड एक संगठन है, क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल, आप जब मेडिकल में जाएंगे दवा लेने तो आपको इसी चीज़ की दवा दी जाएगी, ठीक है। एंटी एसिड का दवा दी जाएगी, एंटी एसिड मतलब एसिडिटी, समझ रहे हैं? तो अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। तो इसमें क्या सही होगा? अभिकथन और तर्क दोनों सही है, तर्क अभिकथन की स्पष्टीकरण की व्याख्या करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, तीन तत्व एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्स का -2 है, -2 8 8 है, वाई का 2 8 7 है तथा जेड का 2 8 2 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो एक्स मतलब दो, परमाणु दो हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं इसमें, और उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो जेड में क्या है? 8 2 10 2 12, ठीक है। ये आप लोगों का एक्स में क्या है? 2, तो ये तो धातु हो जाएगा। वाई हालांकि नहीं होगा, ये भी धातु नहीं होगा क्योंकि दो अणु हैं। वाई में एक धातु है, 60 7 15 17, वाई भी एक अधातु ही है। 8 2 10 2 12, हाँ जेड एक अधातु है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, CH3CH2OH क्षारीय के MnO4 प्लस ऊष्मा की उपस्थिति में उनका रिएक्शन कराया जाता है तो हमें प्राप्त होता है CH3COOH, ठीक है, ये प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर उत्प्रेरक। क्षारीय के MnO किस रूप में कार्य करता है? उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आप भी जानते हो उत्प्रेरक जो होता है, उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रियाओं को की प्रक्रिया को तेज करते हैं उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ पर KMnO4 का प्रयोग तो उत्प्रेरक के रूप में ही हुआ है, तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। ब्यूटेनाइक अम्ल का सही संरचना सूत्र है, तो ब्यूटेनाइक अम्ल का जो सही संरचना सूत्र है आप लोगों के लिए मैं बता दूं, कह रहा है ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र। देखो ब्यूटेनाइक अम्ल का सूत्र क्या होता है मैं बता दूं आपका, CH3, ठीक है, CH3 होता है, फिर CH2, फिर CH2, इसीलिए मैं सॉल्यूशन नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी उतनी ज़्यादा इंतजाम नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं कर लूँगा, ठीक है। और इसका होता है COOH। अब ऐसा किस में मिल रहा है? CH3 CH2 CH2 COOH, मतलब कि अब देखो इसमें किस में है? CH3 CH2 CH2 COOH, हाँ यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। और ऑप्शन डी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ से आप लोगों के शुरू होते हैं उपखंड थर्ड, यहाँ से आप लोगों के शुरू हो जाएंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन। बायोलॉजी को क्वेश्चन को करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? प्रोटीन का अमीनो अम्ल में विघटित होना, बी स्टार्च की शर्कराओं का विघटित होना, या सी आप लोगों का होगा वसाओं में वसा अम्लों को ग्लिसरॉल में विघटित होना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसाओं का वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में विघटित होना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 है अभिकथन। कुछ जीव अवयवी श्वसन करते हैं, वर्णन सेकंड कर रहा है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट के में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु का पायरुवेट में विखंडन होता है। तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। उपयुक्त अभिकथन का वर्णन को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं निम्नलिखित में से किसी एक विकल्प का चयन करें। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोगों को सापेक्ष एकदम समक्ष में दिख रहा है। अब इसमें सही आंसर क्या होगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का अभिकथन एक सही है तथा सेकंड वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है। क्यों करता है? देखो, कुछ जीव अवयवी श्वसन करते हैं, ये सही है। आप भी जानते हैं बहुत सी जीव ऐसी हैं जो बिना हवा के भी सांस लेते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन होता है। तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। ये चीज सही है। दो, इसकी व्याख्या भी कर दे रहा है। कुछ जीव अवयवी श्वसन लिखते हैं, 100% सही है। आप भी जानते हैं कैंसर वगैरह के जीव ऐसे हैं जो कि बिना सांस लिए भी जीवित रह सकते हैं। घून वगैरह आपने देखा होगा, ऐसे बहुत से हैं। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए कॉलम का ख को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, अब मैं सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, हाँ, इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। नियंत्रण एवं समन्वय जो है आप लोगों का, वह किस में आता है? तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक में आता है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें अगर ऐच्छिक क्रियाएं किस में आती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं आप लोगों की आती है जैसे लिखना हुआ, बात करना हुआ, कुर्सी घुमाना, कार्यक्रम की समाप्ति पर ताली बजाना, ये सारी चीजें ऐच्छिक हैं। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग जो है आप लोगों का, अनुमस्तिष्क में क्या आता है? आता है यहाँ पर आप लोगों का, देखो, पश्च मस्तिष्क में शरीर की संस्थिति व संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। पश्च मस्तिष्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एड्रेनिल हार्मोन, अब तो एक ही बचा है, संधिकृत वर्ग। अब यहाँ पर आप मेल खा लीजिए, जो ऑप्शन आपको सही लगे। आ, बा, सेकेंड आ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और आगे और भी चीजें हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आएंगी। निम्नलिखित चित्र में ए अंडाशय किस भाग को दर्शाता है? निम्नलिखित चित्र है, चित्र आप लोगों को दिख रहा है। इसमें जो ए अंडाशय वो किस भाग को दर्शाता है? तो यहाँ पर सही होगा मादा युग्मक। ठीक है, मादा युग्मक को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। यदि मटर के गोल तथा हरे रंग के बीज वाले पौधे RR YY पर झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे स्मॉल r कैपिटल Y में संकरण कराया जाए तो F1 बीज कैसे होंगे? आपने मेंडल के मटर प्रयोग को पढ़ा होगा, तो उसमें से आप जवाब दे सकते हैं। मैं सिंपली आपको वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिंपली बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा गोल और हरे। ठीक है, क्यों होगा? आप लोग मेंडल के अनुप्रयोग पढ़िएगा, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोज में उसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। निम्नलिखित चित्र किससे संबंधित है? तो आप भी जानते हैं निम्नलिखित चित्र अमीबा के विभाजन से, कोशिका विभाजन संबंधित है वो, हाँ, अमीबा में जनन से संबंधित है। ठीक है, ऊर्जा प्रवाह होता है, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। ऊर्जा प्रवाह होता है, किसमें होता है? आप लोगों का जो ऊर्जा प्रवाह होता है वो होता है इनमें से सभी, बहुदिशी, एक दिशी, 3 दिशी, सभी होता है। ठीक है, सभी में ऊर्जा का प्रवाह होता ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों के खंडवा वर्णात्मक प्रश्न शुरू होते हैं और ये 4 अंक के क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के। मैं यहाँ पर सिंपली आप लोगों को बता देता हूँ। यह चित्र जो आप लोगों को दिख रहा है, इसका जवाब मैं आप लोगों को दे देता हूँ। मैं सिंपली कुछ सेटिंग कर लेता हूँ, तब देता हूँ। तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दी गई सारणी को उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकट, स्थित तथा अपेक्षिक आकार के संदर्भ में पूर्ण कीजिए। आधे 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 नंबर का क्वेश्चन है, पूरे 4 क्वेश्चन है, 4 नंबर के हैं, क्योंकि हर पॉइंट में 2 जगह पर कुछ ना कुछ लिखना है। ठीक है, पहला है अगर वस्तु अनंत पर बनेगी तो इसमें क्या होगा? अगर देखो अनंत पर है, प्रतिबिंब की स्थित फोकस F2 पर है, प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकट क्या होगा, 2 चीजें पूछा है। तो इसमें जब अनंत पर बनेगा तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो फोकस F पर होगा। ठीक है, क्या होगा? फोकस F। अब वो, और इसमें जो प्रतिबिंब की प्रकट होगी वो वास्तविक तथा उल्टा और अत्यधिक लघु, क्या होगा? वास्तविक, उल्टा, लघु। ठीक है, लघु होगा, इसका ये सही आंसर होगा। आप सुन लीजिए, सुनकर समझ लीजिए। 2F1 पर जब बिंब की स्थिति होगी, प्रतिबिंब की स्थिति 2F2 पर होगी, तो प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज क्या होगा? प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज 2F2 पर ही बनेगा। अपेक्षिक साइज इसी के बराबर होगा।
ठीक है। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति होगा वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार, ठीक है, मतलब कि वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, अगर वस्तु f तथा 2f1 के बीच फोकस f पर रखी गई है, बिंब की स्थिति है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो 2f2 से बाहर होगी, और प्रतिबिंब के जो प्रकृति होगी वो प्रतिबिंब का प्रकृति होगी वास्तविक, उल्टा, वास्तविक, उल्टा तथा बड़ा आवर्धित, ठीक है, बड़ा आवर्धित। क्वेश्चन नंबर मतलब इसी में पॉइंट 4 है, फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र Q के बीच बिंदु की स्थिति है, तब कैसा होगा प्रतिबिंब की स्थिति। देखो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी उसी वस्तु की ओर होगी, ठीक है। और आप लोगों का जो H यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, अपेक्षिक साइज जो होगा वो आभासी, सीधा और बड़ा होगा, ठीक है, इस चीज को समझ लेना। आगे बढ़ते हैं, वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र बनाना यहाँ पर संभव नहीं है, मैं बता देता हूँ, फोटो भी लगा सकता था, ऐसा नहीं है, बट उससे क्या फायदा होता है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिएगा, चित्र आप लोगों को कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर आप लोगों को मैं इनके बता देता हूँ क्यों बनता है, ये बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो अपवर्तन होता है, सबसे पहली बात क्या होता है, अपवर्तन होता है आप लोगों का, अपवर्तन के पास क्या होता है, फिर परावर्तन होता है, विकिरण होता है, तीन चीजें होती हैं तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। अपवर्तन में क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है वह जल की बूंद में प्रवेश करते समय मुड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इसमें एक चित्र आप लोगों को दिया गया है, अब इसमें बताया गया है कि ये चित्र किस नियम को प्रदर्शित करता है। तो यह चित्र जो है आप लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और बाएं हाथ के नियम है ये फ्लेमिंग के, ठीक है। हस्त की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती है, तो हस्त की तर्जनी उंगली यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है, क्या दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र। मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है, तो मध्यमा उंगली जो है आप लोगों के वो धारा को दर्शाती है, क्या चीज दर्शाती है, धारा, ठीक है, ये धारा को दर्शाती है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। और अंगूठा के, आप लास्ट क्वेश्चन क्या है, इस नियम के अनुसार अंगूठा किस ओर संकेत करता है, तो अंगूठा जो है चुंबकीय चालक पर लगने वाले बल की ओर, मतलब कि चुंबकीय चालक पर लगने वाले बल गति की दिशा को बताता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भूसंपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले संधारित्रों को भूसंकर्पित करना क्यों आवश्यक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कीजिए। ये भी आप लोगों को मेरी ही वीडियोस में मिल जाएंगे, इसलिए मैंने इनके सारे क्वेश्चंस करा के रखे हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। घरेलू विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं अगर श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग करेंगे तो किसी एक बल्ब या एक लाइट के खराब हो जाने से पूरे घर की लाइट चली जाएगी, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, वो सिंपली एक लाइन पे होता है, यहाँ बल्ब टंगा, यहाँ बल्ब टंगा, यहाँ बल्ब टंगा, यहाँ बल्ब टंगा, तो अगर ये बल्ब यहाँ पर कुछ खराबी हो गई तो ये सारे बल्ब नहीं काम करेंगे। लेकिन आपको पता है समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में आप लोगों के लिए यहीं से सारे तार जाते हैं, यहीं से सारे तार जाकर यहाँ पर बल्ब लगते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, पावर का यूज भी कम होता है और घर की सुरक्षा भी बनी रहती है, ठीक है। आगे बात करें, विद्युत संचारण के लिए प्रायः कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग क्यों किया जाता है। देखो हालांकि सबसे ज्यादा विद्युत चांदी में फैलती है, सबसे तेज विद्युत चांदी में बहती है, चांदी बहुत मतलब कि कीमती है कॉपर और एल्यूमिनियम से, क्यों किया जाता है, तो सिंपली आप जान लीजिए कॉपर और एल्यूमिनियम में जो है इलेक्ट्रिक का प्रवाह बहुत अच्छे तरीके से होता है, और ये सस्ता भी है अन्य उपकरणों के हिसाब से, ठीक है। किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है, तो आप जानते हैं प्रतिरोध क्या करता है, प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का कार्य समझ लीजिए आप, ऐसे कोई वस्तु आ रही है, यहाँ पर आप प्रतिरोध लगा दीजिए, वो ऐसे हो गई, ठीक है। सिंपली लैंग्वेज में समझ लीजिए कि वो प्रतिरोध रोकता है। यहाँ से खंड उपखंड शुरू होगा, यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन वगैरह दिए जाएंगे। वो निम्नलिखित के कारण लिखिए, तांबे के मलिन बर्तन नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं, क्योंकि अम्लीय प्रभाव होता है, अम्लीय प्रभाव आप जानते हैं। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्योंकि उसका गलनांक बहुत अधिक होता है। कुछ दिन तक खुला रखा चांदी वस्तु पर काली क्यों हो जाती है, ऑक्सीजन के कारण, ऑक्साइड मतलब कि उससे वायु की उपस्थिति में क्रिया कर लेता है, जिसके कारण उसके ऊपर काली जम जाती है ना। ये सारी चीजें हैं, ये सारे आप लोग कर लीजिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित पैराग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूँ।
स्वपोषी जीव का कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। यह पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा को कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। तो इस पैराग्राफ को आप लोगों ने पढ़ लिया। अब इसके क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं? तो यहाँ पर देखो, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पूरी होती है, मतलब कि वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली है, स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर होता है? स्वपोषी हम स्वयं पोषण लेने के युक्त होते हैं, विषमपोषी हम किसी दूसरे पर आधारित होते हैं। पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है? तो आप जानते हैं, यहाँ पर दिया गया है, ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में लिए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इनका रासायनिक प्रक्रिया हो जाएगी। पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित किया जाता है? तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। किसके रूप में? मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित चित्र में दिए गए ABCD बिंदु संबंधित भागों के नामांकन कीजिए। तो यहाँ पर आपको नामांकन करना है। चित्र मैंने लगा दी है, आप लोग देख लीजिएगा। ओजोन परत का निर्माण किस प्रकार होता है? आप जानते हैं, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन परत का निर्माण करते हैं। ठीक है, कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं? और ये सारी चीजें आप लोग समझ लीजिए। और हाँ, मानव पाचन तंत्र का स्वच्छित नामांकित चित्र पाचन प्रक्रिया को संचित वर्णन कीजिए। 3 नंबर तो चित्र के मिलेंगे, 3 नंबर आपके नामकरण के हैं। पूरा चित्र बनाकर रखाएंगे तो 3 नंबर मिलेंगे, नामकरण कर देंगे तब भी 3 ही नंबर मिलेंगे। टोटल 6 नंबर का ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। अब यहाँ पर आप लोगों का रंध्र, रंध्र किस में होता है? छिद्र किस में होता है? कूपिका मतलब रंग मतलब कूपिका। अमीबा क्या है? अमीबा एक हरित लवक है। स्वयंपोषी, स्वयंपोषी पौधा होता है। फुसफुस क्या है? कूटपाद है। ठीक है, फेफड़ा मतलब फुसफुस एक कूटपाद उसमें होता है। नीचे और था, सॉरी, तो गलत हो जाएगा क्योंकि रेजिन तथा है तो अलग अलग चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को मैंने अब नीचे ऑब्जेक्टिव के आंसर्स लगा दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो आशा है, उम्मीद है और विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। एक पहल है अपने आप को स्थापित करने की, एक कोशिश है कि कुछ ना कुछ हम आप लोगों को देते हुए जाएं। तो यह PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं भी दिक्कत आती है किसी भी क्वेश्चन से संबंधित, तुरंत पूछिए, आप लोगों को सॉल्यूशन दिया जाएगा। अभी चैनल नया है तो वीडियोज आप लोगों को कम दिख रही होंगी, लेकिन यकीन मानिए जब आपका पेपर शुरू होगा जिस दिन, इस चैनल पर कम से कम नहीं 300 से 400 वीडियोस होंगी और हर तरह का कंटेंट आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा मैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।